गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? वेल, ये हमारी इक्विलिब्रियम चैप्टर क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है एंड जो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो क्रैश कोर्स होता है ये उसकी हमारी क्लास चल रही है। भाई, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग इससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप का होता है और उन सब में आपस में रिलेशन क्या होता है। तो आप लोग लिखना शुरू करिए। हेडिंग आप लोग लिखिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यार मान लो कि एक रिएक्शन है, मॉलिक्यूल ए से मॉलिक्यूल बी का फॉर्मेशन हो रहा है और ए और बी दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है। यहाँ पे ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा प्रोडक्ट है। ए और बी, ए फॉर रिएक्टेंट, बी फॉर प्रोडक्ट। अब जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इसका स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x आता है और इसका स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y आता है। एक और जरूरी बात, ये जो मॉलिक्यूल ए है ये गैसियस स्टेट के अंदर है और जो मॉलिक्यूल बी है ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है। गैस में होना जरूरी है। शायद आप में से किसी बच्चे को याद होगा कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड को और लिक्विड को कंसीडर नहीं किया जाता। आप सॉलिड की जगह वन लेते हैं, आप लिक्विड की जगह भी वन लेते हैं। इसे हम सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करते, सिर्फ हम यहाँ पे गैस के बारे में बात करेंगे। और एक्वस को भी लिया जाता है, लेकिन फिलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें गैस की बात की जाएगी। यार इसमें एक टर्म होती है, उसे हम कहते हैं डेल्टा एन। आपको पता है कि डेल्टा का मतलब है डिफरेंस और यहाँ पे जो एन वर्ड है इसका मतलब है मॉलिक्यूल का डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट साइड के कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट साइड के कोएफिशिएंट का जो डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा एन कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एन निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला लिखा जाता है y माइनस x। मतलब प्रोडक्ट साइड में गैस के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट साइड में गैस के मॉलिक्यूल। मैं आपको काफी सारे एग्जांपल देके आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली डेल्टा एन फाइंड कैसे किया जाता है। फिलहाल आप लोग अपने माइंड में फिक्स करें, प्रोडक्ट साइड में गैस के कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट साइड में गैस के कोएफिशिएंट। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ गैस की ही बात करेंगे, गैस के अलावा बाकी सॉलिड लिक्विड किसी को नहीं लेना। हम पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है। भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तीन तरीके से लिखा जाता है। एक तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, दूसरा आप इसे लिख सकते हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और हम इसको लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। आप इसे मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से, प्रेशर के रिस्पेक्ट में Kp और मोल फ्रैक्शन की टर्म में Ki। आप सभी को पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, काई। भाई मान लो हमें Kc की वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जिसका जो भी स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आप पावर में लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में मॉलिक्यूल बी, बी की पावर y, रिएक्टेंट में ए, ए की पावर x। तो ये जो फार्मूला आपने लिखा इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल इससे पिछले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल करे थे, वहां पे मैंने आपको अल्फा और केसी का रिलेशन समझाया था। बात करते हैं केपी। ये जो केपी होता है इसको भी निकालने का तरीका तो वही है। मतलब जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो मेन तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस यहां पे लिखा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का प्रेशर लिया जाता है और जो भी इनका कोएफिशिएंट होगा वो आप पावर में लगा देते हैं। प्रोडक्ट के प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर। अब भाई प्रेशर निकालते कैसे? प्रेशर निकालने के लिए
हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ पढ़ाया जाता है एंड डाल्टन्स लॉ था कि जिसका प्रेशर निकालना है उसके टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें ए का प्रेशर निकालना है तो हम लिखेंगे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इस पूरे की पावर क्या होगी, इसका कोएफिशिएंट x, और इस पूरे की पावर क्या होगी, कोएफिशिएंट y। मतलब मॉलिक्यूल बी की जगह हम मॉलिक्यूल बी का जो प्रेशर लिखेंगे वो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और ए का कैसे लिखेंगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये आपने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा है कि जिसका भी प्रेशर निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। एक और बात, अब टोटल प्रेशर वर्ड यूज किया जाता है, तो टोटल प्रेशर का मतलब तो यही होगा ना, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। अगर इक्विलिब्रियम पे जितने भी सब्सटेंस गैस के अंदर है उन सब के प्रेशर का सम कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। अब भाई के काई मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी लिखने का तरीका बिल्कुल एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट की मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन, और इनके जो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स होती हैं वो आप पावर में लगा देते हैं। पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस फर्क क्या है कि कंसंट्रेशन में हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, प्रेशर वाले में हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का प्रेशर ले रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन वाले में हम प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। अच्छा, इनमें आपस में रिलेशन होता है, Kp और Kc में एक रिलेशन है, Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय Rt की होल पावर डेल्टा n, और ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर अक्सर न्यूमेरिकल आ ही जाता है। देखिए क्रैश कोर्स की क्लास है, अब इसके बीच में डेरिवेशन कैसे आता है, Kp Kc का रिलेशन कैसे होता है, ये ड्राइव करने का कोई लॉजिक नहीं है, हमें सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ये डेरिवेशन कैसे आया वो 11th क्लास की जो वीडियो लेक्चर लिया जाएगा उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल Kp Kc आपको पता है, T का मतलब है टेम्परेचर, और ये जो मैंने डेल्टा N लिखा इसका फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, लेकिन सिर्फ वो जो गैस के अंदर होते हैं। अच्छा, ये जो R होता है इसकी वैल्यू होगी 0.082 और यूनिट होगी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या R की एक और वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। R की ये दो वैल्यू होती है। अब प्रेशर अगर बार में है तो 0.083, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो 0.082 आपने ये यूज करना होगा। लेकिन जनरली जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सब की वैल्यू हर कंपटीशन के एग्जाम में फ्रंट पेज पे या सबसे आखिरी पेज पे क्वेश्चन बुकलेट पे दी जाती है, बट फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कोशिश करो कि ये वैल्यू आपको याद हो जाए। एंड इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kकाई मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा n। ये Kp और Kकाई का रिलेशन होता है। तो वेल ये जो रिलेशन है ये रिलेशन आप लोग नोट कर लेंगे, एंड मैं अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराना आपको शुरू करता हूं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन हम तीन चीजों के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए वेल अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि ये सब आपस में यूज कैसे किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको डेल्टा एन समझा दूं। मैंने डेल्टा एन का मतलब क्या बताया, प्रोडक्ट साइड में जो भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो, माइनस रिएक्टेंट साइड में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं। प्रोडक्ट साइड में गैस माइनस रिएक्टेंट साइड के गैस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कि कैल्शियम कार्बोनेट डिसोशिएट होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। देखो ये जो डेल्टा एन होता है ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अलावा हमें थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करना होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमें एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी पढ़ना होता है, वहां पर भी हमें इस डेल्टा एन की जरूरत पड़ती है।
वैसे इस इक्वेशन में अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फार्मूला आप लिखेंगे प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टर में गैस के मॉलिक्यूल। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट की साइड में गैस का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट साइड में गैस की मॉलिक्यूल 1। क्या रिएक्टेंट साइड में गैस है? नो, रिएक्टेंट साइड में गैस नहीं। हम इसको क्यों नहीं लेते? बिकॉज़ ये सॉलिड है। और रिएक्टेंट साइड में गैस कितनी है? 0। तो सॉल्व करके डेल्टा एन इक्वल टू कितना आएगा? 1। मतलब जब हम इसके अंदर यूज करें तो केपी और केसी के फार्मूले में डेल्टा एन की जगह हम इस इक्वेशन में 1 लिखेंगे। एक और एग्जांपल, मान लो आपने लिखा नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ अमोनिया NH3 गैस। अब इसके लिए अगर हम डेल्टा एन लिखते हैं, वैसे जो इसका प्रॉपर सिंबल होता है वहां पे लिखा जाता है डेल्टा एन जी। यहां पे जी इंडिकेट करता है गैस को। अगर हमें डेल्टा एन जी निकालना है तो अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट में गैस कितनी है? 2। रिएक्टेंट साइड में गैस कितनी है? रिएक्टेंट साइड में गैस की 4। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी? -2। तो शायद आप लोगों को डेल्टा एन जी निकालना आ गया होगा। आप लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम केपी और केसी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अब क्योंकि वीडियो ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन है, और ऑफलाइन वीडियो के अंदर जो ये चीज होती है इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज्यादा लिखने का टाइम नहीं दूंगा, मैं फटाफट रब इसलिए करूं सो दैट कि आप वीडियो में बाद में नोट कर सकते हो। अब यार केपी और केसी की बात करते हैं। देखो हमें न्यूमेरिकल करने हैं केपी और केसी को लेके। न्यूमेरिकल ऑफ केपी एंड केसी, न्यूमेरिकल ऑफ केपी एंड केसी। आपको एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन इज दैट कि कार्बन मोनोऑक्साइड COCl, COCl2 एंड ये गैसेस स्टेट के अंदर है। इससे बना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड प्लस क्लोरीन Cl2 गैस। अच्छा वेल इसको यार रिवर्स कर लेते हैं, मुझे जो क्वेश्चन देना है वो इसे नहीं रिवर्स करके करते हैं। क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस स्टेट के अंदर है, प्लस जो क्लोरीन है वो भी गैसेस स्टेट में है, एंड इससे हमारे पास बना COCl2 गैस। भाई इसके बारे में तो आप जानते हैं, ये वही गैस है ना जो आपने 12th में एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में पढ़ा था। फॉस्जीन गैस क्लोरोफॉर्म से बनती है। क्लोरोफॉर्म को सूरज की रोशनी में ले आओ तो खतरनाक जहरीली गैस बन जाती है। ये वही फॉस्जीन गैस है। कार्बोनाइल डाइक्लोराइड भी आप बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन हमारा आईडीजेई में आया था, पुरानी बात है, आईडीजेई में क्वेश्चन था। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc। Kp और Kc की रेशियो क्या होगी? और आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए RT, ऑप्शन बी RT स्क्वायर एंड ऑप्शन सी RT की पावर -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप लोग थोड़ा सा सोचो कि इसका आंसर हो क्या सकता है। मैंने आपसे पूछा कि Kp और Kc की रेशियो बतानी है फॉर दिस इक्वेशन, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जब बच्चा इसे सॉल्व करता है तो सबसे पहले डेल्टा एन की वैल्यू निकालेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने डेल्टा एन की वैल्यू निकाली। डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट में गैस माइनस रिएक्टेंट में गैस, प्रोडक्ट में गैस माइनस रिएक्टेंट में गैस। प्रोडक्ट में गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ एक। और रिएक्टेंट में गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं? रिएक्टेंट में गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो डेल्टा एन की वैल्यू तो -1 आ गई। डेल्टा एन इज इक्वल टू -1। अब हमें केपी केसी की रेशियो निकालनी है। आप सभी के दिमाग में जो फार्मूला यूज करना है वो आ गया होगा, और आप में से कई सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा ऑप्शन सी। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, आंसर है ऑप्शन डी। कई बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आएगा। भाई केपी इक्वल टू केसी आरटी की होल पावर डेल्टा एन। क्या निकालना है? केपी अपॉन केसी की वैल्यू क्या लिखोगे? Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n -1 है, यानी RT की होल पावर -1। अब इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब इसको जब आप लिखोगे तो R की पावर -1 और T की पावर -1,
ये आंसर होगा। तो बस छोटी सी मैथमेटिकली मतलब इसमें प्रॉब्लम रखी गई थी, तो कई बच्चे जल्दबाजी में आंसर सी कराते हैं, जबकि आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो वैसे पहला एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप जेई का 10 ईयर चेक करोगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, PCl5 हमारे पास गैसीय स्टेट के अंदर है एंड PCl5 के ब्रेक होने से बना PCl3 क्लोरीन एंड Cl2 PCl3 एंड Cl2 गैस। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूं। क्वेश्चन है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस रिएक्शन द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम is 2 atmosphere. In the starting of this reaction the total pressure is 2 atmosphere and at equilibrium the total pressure become 2.4 atmosphere. At equilibrium total pressure become 2.4 atmosphere. Calculate equilibrium constant Kp. Alright, मैंने क्या बोला, in the starting total pressure is 2 atmosphere and at equilibrium total pressure become 2.4 atmosphere. Then calculate equilibrium constant Kp. मैंने कहा कि रिएक्शन हम जिस क्लोज कंटेनर में करवा रहे हैं उस कंटेनर में शुरुआत में स्टार्टिंग में टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। ये जो प्रेशर है वो किसी एक सब्सटेंस का नहीं है, टोटल। और टोटल का मतलब क्या है, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, तीनों का सम। स्टार्टिंग प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो 2.4 है। स्टार्टिंग में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, इक्विलिब्रियम पे 2.4। तो पूछा गया बताइए इस सिस्टम में Kp की वैल्यू क्या होगी। Kp आपको कैलकुलेट करना है। सुनो भाई, स्टार्ट किया रिएक्शन को तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो होता है, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट होता है। तो जब रिएक्शन की शुरुआत की तो शुरुआत में सारा का सारा प्रेशर इसके कारण लगेगा, इसके कारण कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं। यानी शुरुआत में जो भी प्रेशर लग रहा है वो सारा का सारा प्रेशर PCl5 का है। कितना प्रेशर है स्टार्टिंग में, 2। यानी स्टार्टिंग में PCl5 का प्रेशर हो गया 2 और इन दोनों का प्रेशर है 0. अब कोई भी रिएक्शन की शुरुआत करिए तो धीरे धीरे आपका रिएक्टेंट कम होता चले जाता है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बढ़ते चले जाते हैं। रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो रिएक्टेंट का प्रेशर कुछ होगा, हालांकि कम हो चुका है, और प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ चुका होगा और वो सब फिक्स हो चुका होगा। इसका प्रेशर धीरे धीरे कम होना है और इन दोनों का प्रेशर इंक्रीज होना है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से लेके इक्विलिब्रियम के आने तक इसका प्रेशर लेट x एटमॉस्फेयर से इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, मैंने x मान लिया। PCl5 का प्रेशर x यूनिट से डिक्रीज हो गया। अगर यहाँ पे 1 है तो x, अगर इसका कोफिशिएंट 2 होता तो 2x लिखना है, इसका कोफिशिएंट 3 होता तो 3x लिखना है। जो कोफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। शुरुआत में प्रेशर था 2, x यूनिट डिक्रीज हो गया तो कितना बचा, 2 माइनस x बचा। ठीक है, अब भाई इन दोनों का प्रेशर कितना होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होता है, प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में तब बनता है ना जब रिएक्टेंट कंज्यूम हो। जब तक रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा प्रोडक्ट तो कभी बन ही नहीं सकता। तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड इस बात पे करेगा कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है। मतलब इसका अगर एक मॉलिक्यूल फिनिश होता है तो इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी जितना ये फिनिश होगा उतना ही ये बनेगा। जितने यूनिट से इसका प्रेशर कम हो जाएगा
उतने ही यूनिट से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा जितने यूनिट से इसका प्रेशर डिक्रीज होगा उतने ही यूनिट से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर इसका प्रेशर x यूनिट से कम हो रहा है तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा x, और इसका भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल फिनिश होगा तो इसका एक मॉलिक्यूल बनता है, यानी जितना ये फिनिश हो रहा है उतना ही ये बन रहा है। ऑलराइट, अब हमें कहा गया कि इक्विलिब्रियम पे इन सब का जो प्रेशर है वो 2.4 है। मतलब जब हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 2.4 है, तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 0.4 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू 0.4 आ गया तो इक्विलिब्रियम पे PCl5 का प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे PCl3 का प्रेशर और इक्विलिब्रियम पे Cl2 का प्रेशर। PCl5 का कितना होगा 2 x, इसका x की वैल्यू कितनी है 0.4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6। आपको इक्विलिब्रियम पे सबका प्रेशर पता चल गया। हमें कैलकुलेट क्या करना था Kp, तो हम लिखेंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का प्रेशर। तो भाई प्रोडक्ट का प्रेशर कितना है PCl5 का 0.4 into 0.4 डिवाइडेड बाय 1.6, सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा 0.1। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर Kp की यूनिट निकालनी है तो इसकी यूनिट मल्टीप्लाई बाय इसकी यूनिट डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट। इसकी यूनिट है एटमॉस्फेयर, इसकी भी एटमॉस्फेयर और इसकी भी एटमॉस्फेयर, तो सॉल्व करके एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट जाएगा, यूनिट आएगी atm एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल किया, इस न्यूमेरिकल में Kp इक्वल टू Kc वाला जो फार्मूला था वो अप्लाई नहीं करना था। तो जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे करा दूं, आप थोड़ा जल्दी से कॉपी करिए इस चीज को। ठीक है, शायद आपको कॉपी कर ही लगे इस चीज को। आप जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। काफी सारे टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं Kp और Kc पे। Now the next question is that कि हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, इस रिएक्शन में आपको बोला गया कि एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर, एट इक्विलिब्रियम total pressure is 2 atmosphere, at equilibrium total pressure is 2 atmosphere and temperature is equal to 300 Kelvin, temperature equal to 300 Kelvin। तो क्वेश्चन है then calculate the Kp and Kc for this reaction। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। Kp और Kc की वैल्यू हमें बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc। चलो भाई सुनिए, देखो पहली बात क्या कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एन, क्योंकि हमें Kp और Kc दोनों निकालने हैं। इसका मतलब Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन वाला फार्मूला तो यूज होगा। मतलब ये फार्मूला तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, Kp इक्वल टू Kc इनटू में RT की होल पावर डेल्टा एन, ये फार्मूला आपको यूज करना है, ये तो फिक्स है। तो पहले मैंने डेल्टा एन की वैल्यू निकाली। क्या तरीका था, प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट में कितनी गैस है, सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्टेंट में कितनी गैस है 0, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू कितना है 1। प्रोडक्ट में गैस माइनस रिएक्टेंट में गैस आपने निकाल लिया। देखो भाई, इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर, तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इन दोनों का तो भी प्रेशर हो गई,
अगर किसी कंटेनर में कुछ सॉलिड रखा है तो वो सॉलिड थोड़ी ना प्रेशर लगाता है, प्रेशर तो कंटेनर के अंदर से चारों तरफ कौन लगाता है, सिर्फ गैस। तो जो गैस है उसी के कारण प्रेशर लग रहा होगा। गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस कंटेनर में जो भी टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है, किसी और के कारण प्रेशर नहीं लग रहा। इसका मतलब ये फिक्स है कि द टोटल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर इक्वल। ठीक है, अब क्या बचा, हमें केपी निकालना है, हमें केपी केसी दोनों ही निकालने हैं, केपी की वैल्यू निकालनी है। और केपी का फार्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में गैस का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में गैस का प्रेशर। अगर आप इसका फार्मूला ऐसे लिखो, प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये गलत है क्योंकि इन दोनों का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। तो आप लिखोगे Kp is equal to pressure of carbon dioxide that is equal to 2 atmosphere। तो ये हमारा Kp आ गया पहला आंसर। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वही हमारा Kp है, बिकॉज जो बाकी सब्सटेंस है वो सॉलिड है और वो सॉलिड के कारण कोई प्रेशर होता नहीं है, तो जो भी प्रेशर लग रहा है वो सारा का सारा प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लग रहा है और वही Kp के बराबर माना जाएगा। अब भाई चलो Kp आ गया, अब किसकी बात आती है, Kc की। इस इक्वेशन में हमें Kp की वैल्यू पता है 2 एटमॉस्फेयर है और R की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और डेल्टा N इज इक्वल टू कितने 1 एंड टेंपरेचर की जगह कितना पुट करना है आपने 300 केल्विन। सॉल्व करके Kc की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, तो शायद Kp और Kc को कैसे यूज करना है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सुनिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें C2H6 गैस इक्विलिब्रियम, इससे बना C2H4 ये भी गैस एंड प्लस हाइड्रोजन H2 ये भी गैस। जब रिएक्शन की शुरुआत की जाती है तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.6 और इस रिएक्शन का जो अल्फा है वो हमें दे रखा है 20%। रिएक्शन का अल्फा हमारे को 20% दे रखा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कंटेनर का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो बताइए इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होगा। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम, और इस पूरी इक्वेशन का टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 300 केल्विन के बराबर दे रखा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लगाइए और सोचो कि इसको कैसे करना चाहिए। कुछ सेकंड में आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, आप अपने दिमाग में बस सोचो कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमें आंसर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ तरीका सोचिए। कुछ सेकंड आपको दिए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही होगी आउटसाइड, बेचारे बच्चे थोड़ा खेल रहे हैं, उनका शोर आ रहा होगा, पर कोई नहीं, आप थोड़ा सा कॉपरेट कर सकते हो। देखो भाई, स्टार्टिंग में इन दोनों का प्रेशर कितना है 0 0। प्रोडक्ट का तो सॉरी कंसंट्रेशन की बात करो, अब की बार मैं प्रेशर वर्ड यूज नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। यार हम लिखते हैं स्टार्टिंग में कितना था, कंज्यूम कितना हो गया और इक्विलिब्रियम पे कितना बचा। हमने कितना अमाउंट ले रखा है 0.6। 0.6 में से कितना कंज्यूम हो गया 20%, तो 20% इसका निकालो। 0.6 का 20% निकाला तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.12। यानी 0.6 में से 0.12 अमाउंट कंज्यूम हो गया, राइट। इक्विलिब्रियम में कितना बचेगा 0.6 माइनस 0.12
इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 0.48। मतलब ये जो मॉलिक्यूल था C2H6 यानी इथेन गैस की फाइनल कंसंट्रेशन 0.48 है इक्विलिब्रियम पर। शुरुआत में 0.6 थी, 0.6 का 20% कंज्यूम हो गया और बाकी 0.48 बच गया। ठीक है, अब फिर वही बात, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड किस पे करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड इस बात पे करता है कि रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। इसका एक मॉलिक्यूल फिनिश होगा तो इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही ये बनेगा। ये कितना कंज्यूम हो रहा है 0.12, तो ये भी 0.12 और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0.12। हमसे पूछा ये जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होगा। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, वैसे बाय चांस अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें Kc की वैल्यू क्या है, तो Kc की वैल्यू आप ऐसे लिख देते कि प्रोडक्ट साइड का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का प्रेशर। आप इन सब की वैल्यू पुट करते और आपका आंसर आ जाता। चलो, Kc के अलावा अगर आपसे Kp पूछा जाता तो फिर Kp Kc into RT की होल पावर डेल्टा n, ये वाला फार्मूला यूज करके आपके पास Kp भी आ जाता। बिकॉज टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, टेम्परेचर की जगह 300, R की वैल्यू पता है, Kc की वैल्यू यहां से आ जाती और डेल्टा n कितना होता। प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं? प्रोडक्ट साइड में गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं। रिएक्टेंट साइड में गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ एक, तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी है 1। तो Kp और Kc तो आपका आ जाता अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो, पर मैंने पूछा है कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। यार आप लोगों ने PV nRT ये बात तो सुनी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब अगर मैं वॉल्यूम को अपॉन में ले जाऊं तो हम लिखेंगे N/V = R/T, ऐसे लिखेंगे हम। यानी आप इसको क्या लिखोगे, प्रेशर N/V का मतलब क्या होता है मोलैरिटी। भाई नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन इनटू RT। यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब ये सब के सब एक ही कंटेनर के अंदर है, दे ऑल आर इन ए क्लोज्ड कंटेनर, तो जितना टेम्परेचर इसके लिए होगा उतना ही टेम्परेचर इसके लिए होगा। ये सब एक ही क्लोज कंटेनर में है तो इन सब के लिए वॉल्यूम सेम होगा, इन सब का टेम्परेचर सेम होगा, ये बातें सेम रहेंगी। हमें जिसका प्रेशर निकालना है उसी की कंसंट्रेशन लीजिए। अगर हमें इसका प्रेशर निकालना है तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, हमें इसका प्रेशर निकालना है तो कंसंट्रेशन इथीन की, अगर इसका प्रेशर निकालना है तो कंसंट्रेशन इथेन की। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन का प्रेशर, तो हम यहां पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय RT। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.12, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.12, R की वैल्यू कितनी है 0.082 और टेम्परेचर कितना है 300। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा और यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो शायद Kp और Kc का क्या रिलेशन होता है, Kc के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, Kp पे कैसे करते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने Kp और Kc से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई है। अभी इक्विलिब्रियम के जो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेपर डेंसिटी के रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर हम पढ़ेंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए और जो भी आपके डाउट आती है वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। वेल, ऑल द बेस्ट।